बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। आज जुमेरात है। हाँ। आज जुमेरात है, कल जुम्मा है। अच्छा, और एक्सप्रेसो ट्यून हो चुका है, सुबह भी शुरू हो चुकी है। मैं हूँ इमरान हसन, ये है इमरान हसन और मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। आप ये ना कहते, नाम तो सुना होगा। वैसे सुना ही होगा अब तो सब यार। आज देखिए हमारे आगे क्या क्या पड़ा हुआ है। ये पड़े हुए हैं लाहौर कलंदर्स और ये पड़े हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड। आज इनका क्या होने वाला है? टक्कर करनी थी। ये नहीं करनी थी ना, बुरा लगता है। अच्छा, क्या टक्कर कर रहे हैं? मतलब उनकी लड़ाई है। शादाब और सोहेल की टक्कर। पहले कोरोना हो रहा है बहुत सारे प्लेयर्स को, तो इसको कोरोना होने। अच्छा ठीक है जी, आज लाहौर इस्लामाबाद का मैच है, लेकिन कल का सियासी मैच बड़ा इंटरेस्टिंग। कल का सियासी मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ और एक बार फिर जरदारी सब पे भारी वाला फार्मूला हमें तो होता नजर आया, लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। अब दिलचस्प सूरत हाल से ज्यादा मुश्किल सूरत हाल हुकूमत के लिए बन गई है। हाँ, और अब देखना है, अब वजीर आजम साहब ने कहा है कि एतमाद का वोट लेंगे वो असेंबली से, तो देखते हैं क्या मामलात होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैच पे ही बात होती है, वो शाम को भी होती है, सुबह भी होती है। शो में बहुत कुछ होता है और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में है। जी बिल्कुल, स्पेशल सेगमेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कि सेनेट की बात हो रही है, तो बड़ा कल मैच था, बड़ी बात हुई। लेकिन मैं एक चीज देख रहा था कि सबसे पहले MPs MNAs खरीदें, सेनेटरशिप ले। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो ट्रेंड एक या जिस पे मुख्तलिफ पार्टीज बात करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग, फिर आप सेनेटर बन जाएं, फिर चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए सेनेटर खरीदें। तो एक MPA MNA अगर 70 करोड़ में बकौल इमरान खान साहब के बिकता है या बिका है, सारे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन नंबर ऑफ पीपल, तो सेनेटर कितने में बिकता होगा? इट्स अ बिग गेम। मतलब इतनी तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज लगता है मुझे सेनेट से ज्यादा। इसे भी को ठीक करना होगा। कैलकुलेटिव मामला चल रहे हैं, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, हम मेक श्योर करेंगे कि आप सियासत से तो बाखबर है, लेकिन साथ साथ आपको लाइट नोट की भी खबरें मिले। इसके लिए सबसे पहले आगाज करेंगे आज की हेडलाइंस। बड़े घर के नए मकीनों का फैसला हो गया। PTI सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। सेनेट इंतखाबात में बड़ा अपसेट। कौमी असम्बली में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख हार गए। यूसुफ रजा गिलानी की फतह। ऑपोजिशन का वजीर आजम से असेंबलियां तहलील करके मिड टर्म इलेक्शन कराने का मुतालबा। वजीर आजम का बड़ा फैसला, ऐवान से एतमाद का वोट लेने का ऐलान। सफेद झूठ, सुरमई झूठ, काला झूठ और सुर्ख झूठ में फर्क जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। घर का हुस्न, रंगीन मोर, सुनहरी रेत और मरियम नाज की खूबसूरत आवाज। देखिए और सुनिए सेगमेंट सफर है शर्त में। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आपको पता है सफेद झूठ क्या होता है? सफेद कपड़ों वाला कल भी बताया था। सफेद कपड़ों वाला नहीं होता है। इसकी साइकोलॉजिकल एक बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन वैसे तो आपको वकार मलिक बताएंगे, लेकिन जो डेफिनेशन आपके माइंड में ना, आई एम श्योर वो नहीं है। सुनिएगा जरूर सेगमेंट माइंड मैटर्स के अंदर। आज की बड़ी खबर की बात करें। जी देखते हैं आज की बड़ी खबर। सबसे पहले ओब्वियसली हमने बात कर ली सेनेट इलेक्शन की, तो इसी को आगे बढ़ाएंगे और पोस्ट न्यूज एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और आपको थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं। कौमी और 3 सूबाई असम्बलियों में 37 नशिस्तों पर कल इंतखाबात हुए। 11 पंजाब की नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। सेनेट की मजबूरी नशिस्तों पर हुक्मरान जमात की अगर हम बात करें तो PTI ने सबसे ज्यादा इस वक्त 18 नशिस्तें जीतनी है, जिसके बाद सेनेट में सबसे ज्यादा नशिस्तें रखने वाली पहली जमात बन गई है, यानी कि 26 नशिस्तों के साथ PTI इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई है। पीपल्स पार्टी की बात करें तो 20 नशिस्तों के 18 में से 20 नशिस्तों की बात करें, जबकि मुस्लिम लीग जो 18 नशिस्तों के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी जमात बन गई। और अब सेनेट 100 अरकान के ऐवान में बात की जाए तो हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई जो तादाद है वो 47, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की 53 हो जाएगी। और आइंदा 3 साल के लिए सेनेट अपोजिशन को हुकूमत पर बरतरी रहेगी। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की, तो सबसे बड़े वहां पर अपसेट हुआ और कौमी असम्बली में अपोजिशन इत्तेहाद की तादाद कम होने के बावजूद यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट लेकर मैदान मार लिया, जबकि हुकूमत को कौमी असेंबली में 180 अरकान के साथ अददी बरतरी है। इसके बावजूद अब्दुल हफीज शेख वोट ले सके 164 और उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। यूसुफ रजा गिलानी की बात की जाए तो उनकी कामयाबी पर PDM क़यादत ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वजीर आजम को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि असेंबलियां तहलील करके मिड टर्म इलेक्शन करवाने चाहिए।
बिल्कुल, और उनका बनता भी है जी। आप अगर अखबार देखें, मेरे पास इस वक्त एक्सप्रेस पड़ा हुआ है और अखबार भी इस चीज़ से भरा हुआ है। और इस वक्त जाहिर बात है, जब मैच होता है, जीत एक रन की भी होती है, जीत एक इनिंग्स की भी होती है। और कल दो के जरदारी साहब ने एक टीवी चैनल पे अपने इंटरव्यू में कहा कि जी हम 20 वोट से विक्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारी फतह कम हुई है, उसके बावजूद फतह तो हुई है। अब हफीज़ शेख साहब का मुस्तकबिल सबसे ज़्यादा खतरे में पड़ गया है, क्योंकि आइन ये कहता है कि वो अगर सेनेटर नहीं है या मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है तो ओबियसली वो वजीर नहीं रह सकते। तो क्या अब अपोजिशन के मुताबिक हफीज शेख साहब पाकिस्तान में रहेंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की उन मुआशी पॉलिसीज का क्या होगा जो बनाने के लिए, चलाने के लिए हफीज शेख साहब को लाया गया था? अब क्या होगा? और इसके अलावा इमरान, सबसे बड़ा फैसला तो वजीर आजम का आया और उन्होंने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का बड़ा फैसला किया। और इस हवाले से हमारे साथ हमारे आंखों पोर्सन है कामरान यूसुफ, उनसे हम बात करेंगे। कामरान, शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे। कल के इलेक्शन के हवाले से जो नताइज आए, सबसे बड़े अपसेट इस्लामाबाद की जब हम बात करें, यूसुफ रजा गिलानी जो है वो उन्होंने जीत हासिल की और अब्दुल हफीज शेख को आप कह लें कि इतनी बर्तरी के बावजूद बट स्टिल वो जीत नहीं पाए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में अगर आप कहें जो भी इंतखाबात होते रहे, ये बहुत बड़ा अपसेट है। अपसेट इसलिए है कि यूजुअली ये अनथिंकेबल होता है कि जो हुक्मरान जमात हो और उसके पास बज़ाहिर अक्सरियत भी हो और वो से इलेक्शन हार जाए, बावजूद कि अगर आप ओवरऑल सेनेट इलेक्शंस देखें तो इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन जाहिर है कि हेडलाइन यही है कि जो मेन हफीज शेख साहब और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान जो मुकाबला था उसमें पीडीएम जीत गई। और उसके जाहिर है कि मुज़मिरात यही हैं कि मैसेज यही गया कि शायद इस हुकूमत के पास और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास कौमी असम्बली के अंदर वो एतमाद नहीं है, क्योंकि आप याद रखें कि उनको 172 वोट हर सूरत चाहिए, जो सादा अक्सरियत है, तभी वो वज़ीर रह सकते हैं। और शायद इसी वजह से अब उनकी मजबूरी भी थी कि वो ईवान से एक दफा फिर एतमाद का वोट लें, और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। कामरान, जितने दावे हुकूमत करती आई है और उनके मुकाबले में जितने दावे ओपोजिशन करती आई है, आपके ख्याल में ओपोजिशन के सारे दावे ठीक हो गए? इसे एक हार के बाद दो की गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि जहां पे हफीज शेख साहब को पूरे वोट नहीं पड़े, वहां पे 174 उनकी दूसरी उम्मीदवार को पड़े और वो सेनेटर बनी विफाक के अंदर ही। इस दावे को आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? और दूसरी जानिब ये भी है कि अब जब एक वाज़ेह तौर पर एक सूरत हाल सामने आ रही है कि पोलिटिकली डिफरेंसेस का शिकार तहरीक इंसाफ इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, तो प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला टाइमली है या इसको टाइम देना चाहिए था? बहुत जज्बाती फैसला तो नहीं कर गए एकदम से 2-3 घंटे के बाद सेनेट इलेक्शन के? देखिए, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तरफ अगर हफीज शेख साहब को सिर्फ 164 वोट पड़े, तो दूसरी उनकी जो खवातीन की नशिस्त पर फौजिया अरशाद जीती, उनको 174 वोट पड़े। इसका मतलब है कि अभी भी सादा अक्सरियत मौजूद है। तो इससे एक चीज रिफ्लेक्ट होती है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये पहले ही जो नॉन इलेक्टेड यानी कि जो गैर मुंतखब लोग हैं काबीना के अंदर या उनकी हुकूमत के अंदर, उसके बारे में काफी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो एक उसकी वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि इनकी पार्टी के अंदर लोग ये समझते हैं कि जो अहम ओहदे हैं, जो अहम वजारतें हैं, वो तहरीक इंसाफ के जो अपने रुकन हैं, अपने अराकीन, उनके पास जानी चाहिए। एक तो उसका ये एलिमेंट है। दूसरी, जहां तक आपने बात की कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जल्दबाजी में ये फैसला किया या जज्बात में आकर के फैसला किया, मेरे ख्याल में इस शिकस्त के बाद ये उनकी मजबूरी भी थी। अगर वो ना करते तो फिर ऑपोजिशन के पास ये मौका था कि वो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ ले आती, तो उन्होंने शायद उसको प्रीएम्प्ट किया है। और मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद है वो, आप ये बात मत भूलें कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो तो खुफिया राय शुमारे से हुआ। जो तहरीक अदम एतमाद है वो ओपन होगी। अच्छा, इसमें ये जो शो ऑफ हैंड का मामला है ना कामरान, इस पे रात को एक सीनियर जर्नलिस्ट थे टीवी चैनल पे, मैंने उनको सुना, मे भी आपने भी सुना हो, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने ये बात अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे की कि मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला मौजूद था तो ऑपोजिशन बाकायदा तौर पर इस चीज़ पे होमवर्क कर रही थी कि हमने शो ऑफ हैंड्स के जरिए कैसे इस सीट को निकालना है, और इसके लिए जो फॉर्मूला तय पाया था वो पीटीआई के मुख्तलिफ एमएनएज के साथ ये तय पाया था कि वो पीटीआई के एमएनएज जो नून लीग में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, अगले इंतखाबात के लिए टिकट्स चाहते हैं, उनको कन्विंस किया जाए कि आप शो ऑफ हैंड के जरिए
गिलानी साहब को वोट दें ताकि अगले इंतखाबात में हम आपको टिकट दें, और वो इस बात पे एग्री थे यानी कि फार्मूला तैयार था बकौल उन सीनियर सहाफ़ी के। एक तो आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं कि ये फार्मूला डुएबल है, और अगर ये डुएबल होता है तो इसकी एक्टिवेशन तो इमरान खान साहब को ले जाएगी साथ फिर? बिल्कुल, मेरे ख्याल में डुएबल जो कल जो कुछ हुआ है ना, मेरे ख्याल में उसके बाद कोई भी चीज प्रिडिक्ट करना, और अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि जिस तरह से वो पहले भी ओवर कॉन्फिडेंट थे, शायद वही चीज उन्हें ले डूबी, अगर वो ये समझते हैं कि जी वो क्योंकि शो ऑफ हैंड्स के साथ होगा, तो जिन 9 अरकान ने पार्टी जो पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, तो शायद वो पब्लिकली ऐसा फैसला नहीं करेंगे। दूसरा जो फैक्टर आपने बिल्कुल बताया कि एक वजह, लोग तो पैसों की भी बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है सेनेट इलेक्शंस चलते हैं, लेकिन जो दूसरा एलिमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, जो हल्के की सियासत है, शायद जो MNAs हैं उनको पता है कि अगला जो ट्रेंड है वो क्या बन रहा है। अगर उनको लगता है कि पंजाब के अंदर PMLN जो है वो अगले इलेक्शन में सीटें जीत सकती है, तो उनको इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि हमने चलो ये टाइम तो लगा लिया, अगले 5 साल के लिए भी अपना जो है इंश्योरेंस करवा लें, तो उसकी अगर एक गारंटी मिल जाती है कि अगर आप हमारे हक में वोट देंगे तो PMLN या पीपल्स पार्टी कहती है हम आपको टिकट देंगे, तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अगर तो ये बात तो फिर तो जो लोग डिफेक्ट करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ से, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ को छोड़ना चाहते हैं ना, उनको पता है कि उनको छोड़ेंगे तो हमें अगला टिकट मिल जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब मेरे ख्याल मुस्तकबिल महफूज है तो दे कैन प्ले ऑन एट देयर ओन। यस, ऑन द फेस ऑफ इट आप कह लें कि वज़ीर आज़म को बज़ाहिर तो वोट ले लेना चाहिए, लेकिन कल जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ भी हो सकता है, और इवन एतमाद तो ले भी लेते हैं। मेरे ख्याल में कल की शिकस्त के बाद इसके जो सियासी रात हैं वो बड़े लॉन्ग टर्म में ठीक हो गया। अच्छा कामरान, आसिफ अली जरदारी के हवाले से बात करें, उन्होंने दावा किया कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवाएंगे, और वो बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से। आपके ख्याल में क्या यह पॉसिबल होगा? और अगर हम बात करें चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो अदम एतमाद की हम बात करें, उसमें क्या ऑपोजिशन को एक बार फिर नाकामी होगी? आपके ख्याल में ये सारे मामला क्लियरली तय हो पाएंगे? मेरे ख्याल में जो अभी तक देखें, जो बुनियादी फर्क था पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सियासत में, वो बुनियादी तौर पर यही था कि नवाज शरीफ ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन करना चाहते थे कि हम इस्तीफे दे करके इस तरीके से इस गवर्नमेंट को क्रिपल करें, लेकिन आसिफ अली जरदारी दूसरा तरीका अपनाना चाहते थे। वो कहते हैं कि हम इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएंगे, और उन्होंने कन्विंस किया कि सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो उसके ऊपर बाद में नवाज शरीफ ने गो अहेड दिया कि आपके पास अगर नंबर्स हैं तो चलें हम ये वाला काम करके भी देख लेते हैं। पहले इम्तिहान में तो आसिफ अली जरदारी कामयाब हुए। कल फतह हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी को, उससे एक बात तो साबित हो गई कि बहुत से तरीके इंसाफ के ऐसे लोग फेंस के ऊपर बैठे हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, और वो PDM में शामिल हो सकते हैं। अब उसको सामने रखते हुए जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शंस की जहां तक बात है, तो मेरे ख्याल में बहुत टफ कंपटीशन होगा, दो कि सीक्रेट बैलेट होगी, क्योंकि लास्ट टाइम सादिक सिंजरानी के खिलाफ जो तहरीके अदम एतमाद आई, अपोजिशन के पास नंबर होने के बावजूद वो हार गए थे। लेकिन इस दफा मुझे लगता है मुख्तलिफ हो सकती है। अच्छा कमरान, इसी में क्रिटिकल क्वेश्चन फिर आ रहा है, मैं चाहूंगा इस पे भी आप कमेंट कर दें। आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा अपोजिशन लगाती है हुकूमत पे कि जी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है, एस्टैब्लिशमेंट के बल पे खड़ी है। कल भी इनफैक्ट जरदारी साहब ने कहा कि ये तो चले गए हैं, बस इनको नहीं जाने देने वाले नहीं जाने दे रहे, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट भी आई उनकी। तो अब ये जो ऊपर नीचे बड़े जबरदस्त सिग्नल्स आए, लोग को रिलेट करें, आप भी करे होंगे बतौर सियासी तज्जियाकार, हमजा शहबाज का रिहा हो जाना, डस्का के अंदर जहां 20 पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन हो सकता था, पूरे पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कराना, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उठा के बाहर फेंक देना इलेक्शन कमीशन का, फिर कल गिलानी साहब का यूं जीत जाना, और अब ओबियसली क्वेश्चन उठ रहा है सादिक संजरानी साहब की प्रेजेंस के ऊपर। तो अब कहीं देखें कि हम ये जो चेस बोर्ड है इसके ऊपर सारी सूरत हाल चेंज होती नजर आ रही है, और शायद इमरान खान साहब को अब प्योरली रिलाई करना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो फिल वक्त वो नहीं दिखा पाए अवाम को और मीडिया को। देखिए, जिन वाकयात का और जो भी इंसिडेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, बज़ाहिर उसमें शायद यही लगता है कि आप यूं कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट अब न्यूट्रल है या उस तरह की हिमायत इस गवर्नमेंट को हासिल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, अभी भी उनको उनकी हिमायत हासिल है, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर वो इनकी हिमायत नहीं करते तो अपोजिशन के साथ वो PDM में जो भी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के साथ फिर उनका कुछ शायद बातचीत है, क्या PMLN खास करके नवाज शरीफ के साथ वो रिकनसाइलेबल हैं? एटलीस्ट जितना मुझे पता है, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ मुझे तो नहीं लगता कि वो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान, ऑपोजिशन की जो मेन जमातें और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो हालिया महीनों में या सालों में जो बीच में दरार पड़ी है, वो इतनी जल्दी ब्रिज नहीं हो सकती। तो आप अगर कहें कि वो वाली बात है कि जो लेसर ईवल है, शायद लेसर ईवल इस तरीके इंसाफ है, तरीके इंसाफ के साथ
फिर वो काम कर सकते हैं, उनके साथ शायद मुश्किलात होगी। इसी वजह से लोग ये कह रहे हैं ना कि जो कल जो फतह हुई है यूसुफ रजा गिलानी को, ये बड़ी तारीखी है, क्योंकि यूजुअली होता है आपको मुक्तदरा हलकों की हिमायत अगर हासिल हो वो तो फिर अनहोनी हो जाती है, लेकिन इस दफा जब आपको तमाम जमातों, तमाम जो इदारे थे हिमायत होने के बावजूद अगर आप हार जाएं तो फिर इस क्वेश्चंस उठते हैं इस गवर्नमेंट के हवाले से। ठीक हो गया। अच्छा कामिल यूसुफ, आप हमारे साथ ही रहेगा, हम एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम आएंगे और इसी हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हमारी जारी है। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और एंकर पर्सन भी हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के, उनसे ज़रा बात हो रही है। कामरान, वंस अगेन वेलकम बैक। एक तो ये कि आप मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, शो ऑफ हैंड्स के मामले पे भी आपने कहा कि चैलेंजिंग हो सकता है। लेट्स सपोज कि वज़ीर आज़म इसमें कामयाब हो जाते हैं, और जैसे कि आपने इशारा किया कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का मामला उस तरह से गंभीर नहीं है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर सेनेट के अंदर हम देखें तो जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो 53 सीट्स के साथ लीड कर रहा है। इसका मतलब है कि इससे पहले भी लेजिस्लेशन नहीं हो पाई, हुकूमत बड़ी होपफुल थी कि सेनेट में अक्सरियत हो जाएगी तो लेजिस्लेशन हो जाएगी, तो अब तो अपोजिशन बड़ी अग्रेसिव नजर आती है, तो अब तो ये मामला भी नहीं होगा जैसे फैटेफ का मामला था या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला था। तो इसमें भी आपको लगता है अब ज्यादा चैलेंजिंग होगा गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल, आई थिंक नंबर से ज्यादा मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रखा। माजी में भी जाहिर है कि हुकूमत और ऑपोजिशन को दोस्त तो नहीं होते, उनके दरमियान इख्तलाफात जरूर होते हैं, ऑपोजिशन तनकीद करती है हुकूमत वक्त पर, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत के अंदर ऐसे लोग जरूर होते हैं जो थोड़ा सा मफामत की पॉलिसी पर भी काम करते हैं, पसे पर्दा काम करते रहते हैं, और उनके इस तरह के रवाबित और ताल्लुकात होते हैं। कल भी अगर आप देखें, जब हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई तो यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख साहब इकट्ठे ईवान के अंदर चहलकदमी करते आ रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में हमारी सियासत में देखें, हार जीत तो खेल हो या सियासत हो उसका हिस्सा होता है, लेकिन कम से कम आपको जो अखलाकी इक़दार हैं उस पर कायम रहना चाहिए। तो इस गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने ऑपोजिशन के साथ बिल्कुल बात ही नहीं करनी, क्योंकि वो सुनते हैं। तो ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की को सबसे ज्यादा इसका नुकसान हुआ है। नंबर से ज्यादा आई थिंक ये बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि अगर ऑपोजिशन हुकूमत का जो रवैया है कल के वाक़े के बाद वो क्या होता है। अगर तो वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं तो फिर जाहिर है कि ऑपोजिशन तो वैसे ही अब कल की जीत के बाद उनके हौसले और बढ़ गए हैं, वो तो फिर बिल्कुल भी सांस भी नहीं लेने देगी। तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। मेरे ख्याल में अब ये ऑप्शन है नहीं बहुत ज्यादा एग्रेशन वाला जिस तरफ आप रेफर करें, ऐसा लगता है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की सियासत पे जरा आ जाइए। तहरीक इंसाफ की सियासत क्या है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक दफा जनरल इलेक्शन के बाद की जब भी हम बात करें, टिकट्स की तकसीम के मामले से लेकर अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए, ऑलमोस्ट वाइट वॉश हो गए। डस्का का एक इलेक्शन था, जीते, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल हो गया, दोबारा होने जा रहे हैं और अपोजिशन दावेदार है कि हम जीत जाएंगे। सेनेट के अंदर सुबकी हो गई। ये तहरीक इंसाफ किस तरह की सियासत कर रही है? इतनी सीनियर अब तो पार्टी हो चुकी हुई है और इतने सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ चल रही है, उसके बावजूद ये जो पॉलिटिकल मूव्स हैं इतनी नाकाम दर नाकाम क्यों होती जा रही हैं तहरीक इंसाफ की? देखें, सबसे वाज़े एक जो चीज़ है कि 2.5 साल इनको हो गए, जो इन्होंने वादे किए थे, जिन इस्लाहात की इन्होंने बात की थी, उसमें ये तो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हुए। और उसकी सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन मेरे हो सकता है बाइसेस हों, उसकी सबसे बड़ी रिफ्लेक्शन होती है सेनेट का इलेक्शन ले लें या जो ज़िमनी इंतखाबात हुए। और पाकिस्तान की में कभी ऐसा होता नहीं है कि जो हुक्मरान जमात हो वो ज़िमनी इलेक्शन हार जाए, क्योंकि यूजुअली ऑपोजिशन का भी उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। जो आम वोटर है वो भी चाहता है कि मैं ऑपोजिशन के अगर किसी रुकन को वोट दूंगा भी तो मुझे तो कोई फायदा होना नहीं, इसने बैठना तो ऑपोजिशन बेंचेस पे है, तो क्यों ना मैं हुक्मरान जमात के रुकन को वोट दूं, तो कम से कम मेरे कुछ काम हो जाएंगे। लेकिन इन तमाम हकायक के बावजूद तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि 2.5 साल के अंदर नौशहरा की बात कर लें, जो उनकी अपनी सीट थी वहां पर भी हार गए, बाकी सीटों पर उनको इसी तरह से शिकस्त हुई। तो उसका मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एलिमेंट है, शायद उनको रियलाइजेशन नहीं है। बेशक के तर्जुमान एक पॉजिटिव स्पिन देने की कोशिश करें कि हम माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम करप्शन के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो आम आदमी है शायद अब वो इनसे नाउमीद हो चुका है और वो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हैं और उसकी वजह से इनको पै जो हैं वो सेटबैक्स हो रहे हैं। क्या इस मौके पर वो ये ट्रेंड रिवर्स कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर करना चाहिए भी शायद इनको बहुत ज्यादा रेडिकल चेंजेस अपने लाने पड़ेंगी अपने रवैये के अंदर, अपनी अप्रोच के अंदर, तब जाके शायद अवाम के अंदर और अपने वोटर्स के अंदर भी उनका एतमाद बहाल।
ठीक है। अच्छा कामरान, अभी आपने ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन की बात की, कुछ वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई। हम अली हैदर गिलानी की वीडियो के हवाले से बात करें, उस पर असद उमर साहब ने कहा कि हमने 3 अरकान असम्बली का नाम पता लगवा लिया और अब हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करेंगे। आपको लगता है कि इस तरह के जो मामलात हैं, या जिस तरह से ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का फैसला या इनकी कोशिशें जारी थी और ये वीडियोज़ का मंजर आम पे आना, उसके खिलाफ कार्रवाई ना होना, उनका नाम फाइंड करना, ये भी इसी की एक कड़ी है? देखिए, 2 इसके एस्पेक्ट हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही हैं, उन्होंने तो नोटिस ले। अब एक साइड पर हैदर गिलानी की कि उनको तहरीके इंसाफ के लोगों ने अप्रोच किया। ये बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन जो भी एक्शन लेती है, इसका मतलब है कि तहरीके इंसाफ के अंदर ऐसा बिकाऊ माल मौजूद है, तो ये डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी भी कर रहे हैं। तो ये तहरीके इंसाफ को तो चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन या बाकी इदारे जो भी तहकीकात करें, वो फिल इन इलेक्शन से पहले ही उन लोगों को मंजर आम पर लाते और उनको निशाने इबरत बनाते, लेकिन शायद उसके ऊपर वो ज्यादा बात नहीं कर रहे। और अगर उनके लोग बिकने वाले ना होते तो फिर ऑपोजिशन के पास भी शायद खरीदने का इतना मौका ना होता। तो इसका मतलब है कि तहरीके इंसाफ के अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं जो अपना रेट लगवाती हैं, और ये उनका दावा कि तहरीके इंसाफ एक साफ और शफाफ जमात है, शायद ये हकीकत के करीब नहीं है। तमाम जमातों के अंदर हर तरह के मौका परस्त लोग हैं जो मौके से फायदा उठाते हैं, और तहरीके इंसाफ भी कोई मुख्तलिफ जमात नहीं है उन जमात। बिल्कुल सही कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर सच ए डिटेल्ड एनालिसिस। आप हमारे साथ अर्ली इन द मॉर्निंग मौजूद सभी आम मौज़ूआत पे जो इस कल के इंतखाब से जुड़े हमने बात की है। जैसा कि कामरान ने भी इशारा किया कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, वीडियो साबित करती है और कल के इंतखाब का नतीजा साबित करता है। और दीगर जमातों के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है। सादिक संजरानी साहब का इलेक्शन साबित करता है। तो अल्टीमेटली सवाल किस पे उठ रहा है? हमारे उन नुमाइंदों पे जिन्हें हम एतमाद का वोट दे के भेजते हैं, दे सेल इट आउट, वो इसको बेच देते हैं। अपनी पार्टी के लिए बेचते हैं, ज़ाती मफाद के लिए बेचते हैं, या सो कॉल्ड ज़मीर के लिए बेचते हैं, लेकिन बेच देते हैं। तो इदारों के ऊपर सवाल उठ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और इस वक्त अगर इंटैक्ट करना है इदारों की, तो सबसे पहले जिम्मेदारी ओबियसली हुकूमत की है। कुछ रेडिकल स्टेप्स लेने होंगे एज कामरान से, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर हम बात करते रहेंगे। ये ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करेंगे हम अपने सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक और हिना नियाजी हमें कुछ सफ़ेद, काला, सुरमई, लाल, सुर्ख, सब पता नहीं, सब झूठों का बता रहे हैं। सुनिएगा जरूर, सफ़ेद झूठ खास तौर पे, क्योंकि मुझे ये लॉजिक समझ आ चुकी है, आपको भी आई होप के। देखते हैं माइंड मैटर्स। वकार साहब, ये सफेद झूठ किसी ने बोल दिया, किसी ने काला झूठ बोल दिया, झूठ के भी रंग होते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये व्हाट्स विद द कलर्स और कितनी अकसाम होती है झूठ की? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि झूठ के बिल्कुल रंग होते हैं, और झूठ जो है वो 4 रंगों का होता है। एक सफ़ेद झूठ होता है, एक काला झूठ होता है, एक सुर्ख झूठ होता है, एक सुरमई झूठ होता है। और अब आपने मुझे बताना है कि आपने किस तरह के झूठ बोले हुए हैं जिंदगी में, और आपसे लोगों ने किस तरह के झूठ बोले। डन हो गया। एक तो ये है, और दूसरा एक तो जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं मुगालता है हमारे यहाँ सफ़ेद झूठ के बारे में, क्योंकि जनरली आपको पता है हम इस्तेमाल करते हैं कि वो फलां ने मेरे साथ सफ़ेद झूठ बोल दिया, यानी बिल्कुल कहते हैं कि कोई चिट्टा झूठ, सफ़ेद झूठ, जो कि बहुत बड़ा झूठ है। हालांकि जब कलर्स की हम जो ग्रेडिंग करते हैं, इसमें सफेद झूठ जो है ये सबसे मासूम तरीन झूठों में आता है। आई थिंक मैंने ये वाला बोला है, सफेद झूठ। तो आप देखिए, सफेद झूठ ये होता है कि जिसमें आप किसी और के फायदे के लिए, और चाहे उसमें आपका नुकसान ही क्यों ना हो जाए, किसी और के फायदे के लिए आप एक ऐसा झूठ बोल लेते हैं। मसलन किसी माँ ने अपने बच्चे से कहा कि तुमने टूथपेस्ट किया था या नहीं किया था। एक ऐसी रैंडमली मेरे ज़हन में एक मिसाल आई। हाँ जी। तो वो अगर बच्चा कहता है कि मैंने किया था, क्योंकि वो हालांकि उसने नहीं किया, लेकिन वो कहता है कि मैंने किया था टूथपेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो ये चाहता है कि माँ को वो जो तकलीफ पहुंचती है वो ना पहुंचे। अच्छा, लेकिन इसमें इसको नुकसान भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ब्रश नहीं कर रहा। और इसमें चले और बहुत सारी इस तरह की मिसालें दी जा सकती हैं जिसमें इंटेंशनली आप ये समझते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है वो बच्चे कई झूठ बोलते हैं, वो जनरली सफेद झूठ बोलते हैं कि पेरेंट्स को तकलीफ होगी, या क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं कई दफा वो सख्त मिजाज के होते हैं, तो इस हवाले से वो फिर इस तरह का झूठ बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का झूठ जो है जिसमें आपका नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का फायदा हो, इसको सफेद झूठ कहते हैं। सुरमई झूठ जो है, या ग्रे लाई, तो सुरमई झूठ जो है उसमें बेसिकली आप दोनों विन विन पोजीशन में होते हैं, यानी आप जिससे झूठ बोल रहे हैं उसका भी फायदा हो रहा है और आपका भी फायदा हो रहा है। जैसा कि मैं आया और मैंने कहा कि आप आज बड़ी स्मार्ट नजर आ रही हैं, ठीक है। ये झूठ था। नहीं,
मैं आप देखें ना, आपने एक मिसाल लगाया इस वक्त फौरी तौर पे, क्योंकि आप सामने बैठी हूँ इसलिए ठीक है, ठीक है। झूठ ना भी हो, लेकिन ये है कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप, हो सकता है कि उस दिन आप स्मार्ट नजर ना आ रही हो, लेकिन बाद मैं आपको कहूँ कि आप बहुत स्मार्ट नजर आ रही खुश हो गए। हैं, है तो ये झूठ है तो ये। लेकिन इसमें ये फायदा ये है, जो इसमें मेरा फायदा, आपका तो फायदा ये हो गया कि आप क्या कहते हैं, मूड अच्छा हो गया, आपका मूड अच्छा हो गया और आपका बिल्कुल, दिन and अच्छा I गुजरा। feel good about मेरा myself। फायदा ये है कि हो सकता है किसी दिन आप भी कह दें, इसमें होता है ना कि जनरली आपको पता है कि ऑफिस में It's give and take। गिव एंड टेक होता है ना, कि आप कहते हैं फलां साहब जो बड़े स्मार्ट नजर आ रहे हैं, वो किसी दिन आपको भी कह देंगे आप स्मार्ट ना, ये दोनों में बेसिकली दोनों का फायदा हो रहा है। इसको कहते हैं ग्रे, यानी सुरमई झूठ। अच्छा, ये सबसे अच्छा झूठ ये नहीं है कि दोनों का फायदा हो रहा है, विन-विन सिचुएशन है। अच्छा खैर, फिर एक्चुअली इसमें थोड़ा ये हो जाता है कि बहुत ही मसनूई सी जिंदगी हो जाती है। आप बहुत ज्यादा अगर सुरमई झूठ बोलते हैं, बहुत फेक होता है, बनावटी, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो इसमें मतलब थोड़ा बहुत अच्छा, ऐसा भी होता है ना, जो लोग ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं लोगों को, उनको ये भी लोगों का एक परसेप्शन बनना शुरू हो जाता है कि यार ये तो बोलती ही झूठ है, ये तो बोलता ही झूठ है। हाँ जी, इसी वजह से बात इसके को नुकसान हो seriously जाता है, लेना। फिर नुकसान हो जाता है इसी वजह से। किसी हद तक तो ठीक है कि आपने अपनी जिंदगी को अगर थोड़ा बहुत उसको पॉजिटिव रखना है और उस चीजों को। फिर आता है काला झूठ। काला नाम झूठ से- जो है वो, उसमें ये होता है कि आप चाहते हैं कि दूसरे का नुकसान हो और मेरा फायदा हो, हाउ इविल, यानी मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे किसी का नुकसान ही क्यों ना हो जाए, कोई इस तरह का झूठ। और इसमें मिसाल के तौर पे, इसमें बेसिकली आप अपने पर्सनल गेन के लिए करते हैं। जिस तरह आप देखें कि जॉब की जो एनवायरनमेंट होती है, ऑफिसेज होते हैं, उसमें जो लेग पुलिंग टाइप का कंसेप्ट होता है, ठीक है। अब आपने किसी के बारे में, अपने ही कुलीग के बारे में, अपने किसी बॉस को रिपोर्ट किया कि गलत बात कर दी, जिसमें आपको लग रहा है कि मुझे एक पर्सनल गेन शायद मिलेगा या बॉस का ट्रस्ट जो है वो मुझे हासिल हो जाएगा, जबकि वो दूसरा जो है उसको तुम्हारा नुकसान, उसको नुकसान हो गया। आपने दूसरे का नुकसान करके जो पर्सनल गेन, इसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही सेल्फिश और बड़ा खुद गर्जाना से झूठ होता है ये जो काला झूठ होता है, बहुत मीन और इविल जी। और चौथा कौन सा रह गया? रेड, लाल झूठ। लाल झूठ ये है कि मैं, उसमें तो ये ना कि मैं आपको नुकसान देने के लिए, चाहे उसमें यानी मुझे फायदा होना चाहिए और आपका चाहे नुकसान हो जाए, काले में। लाल में ये है मेरा भी नुकसान हो जाए, लेकिन आपको नुकसान होना बहुत जरूरी है। ये भी मासूमाना कैटेगरी में आता है। ये बहुत, ये रिवेंज में आता है बेसिकली, ये बदले में आता है, एंगर में आता है। इसमें आप बदला लेना चाहते हैं, चाहे आपका नुकसान हो जाए, लेकिन आपको, अच्छा अब हम फौरी तौर पे एक दफा मैं चारों को दोहरा दूं ताकि मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछना है। ठीक है। सो इसमें जो सबसे पहले था वो सफेद झूठ था, जिसमें मैं दूसरे का फायदा चाह रहा हूं चाहे मेरा नुकसान हो जाए। ठीक है। सुरमई में मेरा भी फायदा, दूसरे का भी फायदा। काले में दूसरे का नुकसान हो जाए लेकिन मुझे फायदा हो जाए, और रेड में दूसरे का नुकसान हो चाहे मेरा भी नुकसान हो जाए। ठीक है जी, एक्सट्रीम है। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें सख्त जो जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसानदेह झूठ कौन सा? अच्छा, वो कैसे? देखिए ना वकार साहब, मतलब आप इतने इविल हो गए, आप इतने सेल्फिश एंड मीन हो गए हैं कि आप दूसरे का नुकसान करने पे तुले हुए हैं कि दूसरे का नुकसान और आपका फायदा हो। लेकिन उसमें वेरी मीन एंड सेल्फिश। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने रेड क्यों नहीं कहा? क्योंकि रेड में वो अपना भी नुकसान करके दूसरे का नुकसान, क्योंकि आई थिंक इसमें आप जो बंदा ये झूठ बोल रहा है वो शायद इतना मासूम है कि उसको ये पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा अपना भी नुकसान करे। मतलब ही इज क्रेजी, ही इज फुलिश, ही इज अ गूफ। बेसिकली जो जिससे झूठ बोला जा रहा है, रेड में इम्कान इस बात का होता है कि जो रिवेंज वाला है वो कोई ना कोई ऐसी बेवकूफी की हरकत करेगा जिससे वो पकड़ा जा सकता है, क्योंकि वो एंगर में है ना, रिवेंज में है, तो उसमें वो ऐसी वो हरकत कर सकता है क्योंकि वो सेनिटी है, उसमें अकल तो है नहीं, तो वो अब नुकसान देने के लिए किसी भी एक्सट्रीम पे जा रहा है। तो जब भी किसी एक्सट्रीम पे जाएगा तो ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत करेगा जिसकी वजह से पकड़ा जाएगा। काला झूठ जो है ये इसलिए क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे उसकी अकल मुकम्मल तौर पे मौजूद होती है, वो बड़ा कैलकुलेटेड जो है ना वो करता है, आप पे वार करता है। तो मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, काला झूठ सबसे वकार साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन से झूठ बोले हुए हैं और आपसे लोगों ने कौन कौन से झूठ बोले हुए हैं? मेरा ख्याल है ये सारे फ्लेवर जो हैं ये मुझे रिसीव भी हुए हैं, और ये रिवेंज वाला शायद निकाल दे तो बाकी शायद ये सारे इंसान इस तरह ही है, खतरा करता है। बोला हुआ आपने वकार साहब, आज फिर बता ही दे। मेरा ख्याल है कि ऐसा यकीनन हुआ होगा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो इसी तरह इंसान सीखता है ना। बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि कोई फरिश्ता सिफत इंसान होता है, लेकिन यकीनन ऐसा हुआ होगा। और ये सारी चीजें, ये सारे फ्लेवर्स जो हम एक्सपीरियंस किए होते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि काले झूठ से जो है ना वो परहेज करें, उसे बोलने से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वकार साहब। थैंक यू।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। तो 13वें मैच में कराची ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी, जबकि दूसरे और चौथे मैच की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान कर पहली कामयाबी हासिल कर ली है। साथ साथ एक और कामयाबी भी इमरान के टॉस जीतकर मैच जीतने की रवायत भी टूट गई। सबसे बड़ी और ये सबसे जो पहली स्टोरी होनी हाँ, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रवायत जो है वो तोड़ी और उन्होंने पहले टॉस जीतकर जो है ग्लैडिएटर्स को बैटिंग की दावत दी गई और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्रर ओवर्स में मुल्तान सुल्तान को 177 रन का टारगेट दिया और 20वें ओवर में 154 रन बना सकी। बिल्कुल, आज इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर के दरमियान अहम मैच होना है, एज वी शोन। ये देखें शादाब एंड सुहेल। खैर इंपॉर्टेंट मैच है और अहम मैच खेला जा रहा है। उधर कोरोना के बढ़ते केसेस, ये सबसे तशवीशनाक बात है। हम आपको बताएं, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस वक्त सबसे खतरनाक बात ये, और जब पहला केस कोविड का सामने आया था इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। हालांकि हो जाता है, जैसे कि हमें उस दिन एहसामुल हक साहब ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्लेयर्स को हो गया था। ये हो सकता है, बीमारी ऐसी है, लेकिन इस लीग के लिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। वी स्टिल होप एंड प्रे कि जो बेहतियाती हुई है ये यहीं पे कवर हो और मजीद ये ना फैले। इस वक्त जो मैचेस को लाहौर मुंतकिल किया जाना है या मैचेस लाहौर आने हैं जो स्केड्यूल्ड हैं, उनको सोचा जा रहा है कि कराची में ही रखा जाए। इस हवाले से पीसीबी के जो तर्जुमान हैं वो कहते हैं कि तमाम फ्रेंचाइजीज को हम एतमाद में ले रहे हैं। कल एक चैनल ने खबर ये भी दी थी कि लाहौर कलंदर की एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर एतराज़ है कि मैचेस लाहौर में अगर ना हुए तो दे वांट मैचेस टू बी प्लेड इन, लेकिन हम कहते हैं कि लीग हो जाए। शहर मैटर नहीं करता, लाहौर भी पाकिस्तान है, कराची भी पाकिस्तान है। खैर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं हमारे साथ, सीनियर एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट, और आपको ब्रेक करते आए एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ही जो कोविड के हवाले से केसेस सामने आ रहे थे। तो मिर्ज़ा साहब से जरा अब सिचुएशन पूछते हैं। मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं बजाय इसके कि मैचेस सिचुएशन पे आऊँ, सबसे अलार्मिंग और सबसे कंसर्न न्यूज़ इस वक्त ये है, जो कोविड की सिचुएशन सामने आ रही है, लीग के ऊपर खुदा न खास्ता कोई बहुत मैसिव इम्पैक्ट तो नहीं आ सकता इसका? देखिए इमरान, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो जो 6 की 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनके ओनर्स के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर रहा है और उस मीटिंग में हतमी फैसला किया जाएगा कि क्या करना है, क्योंकि कल जो है मजीद 3 क्रिकेटर्स के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए। पहले 3 के आ चुके थे, फिर उसमें पहले 3 में एक जो थे वो फील्डिंग कोच भी शामिल थे। तो सूरत हाल थोड़ी सी गंभीर है और इस सूरत हाल के हवाले से आपने देखा कि परसों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया, और फिर कल एक नई डेवलपमेंट हुई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की है इस पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लेने वाले तमाम लोगों को कि वो जो है अगर चाहे तो वैक्सीन उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगवा सकता है। तो वैक्सीन लगवाने के हवाले से भी वो उन्होंने ऑप्शनल दिया है कि अगर आप चाहें तो आप वैक्सीन लगवा लें। तो ये इकदाम भी किया है, लेकिन सवाल का निशान है क्योंकि कल तक ये खबरें थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद PSL के जो बकिया 20 मैचेस तो कराची में होंगे, 14 मैचेस लाहौर में होने, वो भी कराची में कराए, लेकिन उसके हवाले से कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आ सका क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा लाहौर के शायकीन क्रिकेट को क्यों इससे जो है दूर रखा जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात हो रही है, डेवलपमेंट है। आज तो मैच होना है, आज जो है एक मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो होना है, लेकिन सवाल उठ रहे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। अल्लाह करे कि ये तमाम मामला बहुसने खूबी हल हो जाए। साहब, ये जिस तरह से भी हमने देखा है कि फॉरेनर प्लेयर्स के हवाले से भी और जो आपने कोच के हवाले, बॉलिंग कोच के हवाले से भी जो कामरान साहब है उनके हवाले से बात की कि कोविड पॉजिटिव आए, बट स्टिल आपको क्या लगता है लापरवाही हुई है, कोई नेग्लिजेंसी थी? बायो बबल के हवाले से जो हमने स्टार्ट में देखा था पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स ने, क्या मामला हुए जो इस तरह से बहुत फ्रीक्वेंट अब केसेस रिपोर्ट हुए हैं? देखिए अरमला, लापरवाही तो हुई है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है बड़े सख्त इकदाम किए थे, बायो सिक्योर बबल बनाया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो है मेडिकल पैनल के डॉक्टर सुहेल सलीम, उन्होंने बायो सिक्योर बबल बनाया, लेकिन लगता यह है कि कहीं ना कहीं बदएहतियाती हुई और आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन का थोड़ा इशू है, दोबारा लिंक हो जाएगा। सामने आ शुरू हुए। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो बीच में कट जाती है, लेकिन आप जारी रखिए। कोरोना जो है वो इस तरह का मतलब एक ऐसी बीमारी है कि जो एक से दूसरे को लग सकती है, तो बड़ी मुश्किल है सूरत हाल पाकिस्तान। तो मिर्जा साहब, कल जो 3 खिलाड़ी जो थे वो जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें मतलब दो के नई कॉन्स्पिरेसीज को लेके आना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्व तो नहीं है सारी सूरत हाल के अंदर। ऑब्वियसली
बड़े स्ट्रिक्ट इकदाम किए जाते हैं और किए गए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंटरनेशनल जो प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स हैं उससे बखूबी आगाह है। हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा हुआ है, चाहे सिक्योरिटी हो या फिर कोविड की सिचुएशन भी हो, तो उसमें अभी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 टीम्स आके जा चुकी हैं इंटरनेशनल, साउथ अफ्रीका की टीम आके जा चुकी है, तो एक्सपीरियंस तो हम थे, तो कहीं कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई साजिश का एलिमेंट तो मौजूद नहीं है जिस सिचुएशन जो बन रही है इसमें? नहीं, इसमें साजिश का इसलिए एलिमेंट नहीं लगता। इमरान के तकरीबन 250 के करीब लोग जो हैं वो पीएसएल में इन्वॉल्व हैं, जो बायो सिक्योर बबल का हिस्सा बने। आप देखें टीमों के साथ दीगर लोग, तो वो उसमें लगता नहीं कि कोई कॉन्स्पिरेसी है। इसमें कहीं नेग्लिजेंस का जो फैक्टर है वो आता है, और फिर ये एक ऐसी मतलब कोरोना तो एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसा वायरस है कि जो एक से दूसरे को लग सकता है। तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी तो नहीं, यार थोड़ी सी बदएहतियाती मैं जरूर कहूंगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस एम्बैरेसिंग पोजीशन में जो है वो आना पड़ा है। ठीक हो गया मिर्जा साहब। चले, हम तो यही होपफुल हैं कि जो आपने कंसर्न शो किए हैं ऐसा ना हो और लीग जो है वो इसी तरह से जारी रहे और बहुत चुकेले सेफ्टी के साथ जारी रहे। बट स्टिल मिर्जा साहब, कल हमने देखा कि जो टॉस जीतकर मैच जीतने वाली रवायत है ये बिलाखिर टूट ही गई, और हम इस पे खुश हो रहे थे कि चले कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच कोयटा ने तोड़ी है, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स पहला मैच भी जीता है और ये रवायत भी तोड़ी है उन्होंने। जी हाँ, रिवायत इसलिए टूटी है अरमला और इमरान के कल जो थी वो विकेट थोड़ा सा स्पिन ले रही थी। आप देखेंगे 5 विकेटें उनके स्पिनर्स ने ली, और इससे पहले स्पिनर्स ने इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। कैस अहमद जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। जाहिद महमूद जो लेग स्पिनर है उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। तो अब लग रहा है के पिचेस पर, क्योंकि मैचेस कल 14वां मैच था, तो 13 मैचेस वो एक आध पिच बदलकर एक दूसरी पिच पर तीसरी पिच पर इस तरह से मैचेस हो रहे हैं। तो जो पिचेस जो है वो यूज हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही है, तो उनमें थोड़ा सा वेरिएशन भी आ रहा है, उसमें थोड़ा सा स्पिन भी हो रहा है, जिसकी वजह से अब लगता है ठीक है बाद में बैट वाली टीमें जो है वो भी जो है वो उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होगी। और वो कल भी हदफ के ताकुब में आप देखें, हालांकि मोहम्मद रिजवान अच्छा खेले लेकिन वो थोड़ा स्लो खेले और उनकी टीम 22 रन से हार गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए साई ऑफ रिलीव है, उन्होंने नए ओपनर उस्मान खान को आजमाया था, वो पहला मैच खेल रहे थे, 80 ऑड उन्होंने रन स्कोर किए, तो मुश्किल सूरत हाल है। टॉम बेंटन नहीं खेल रहे थे, एक आध और खिलाड़ी कहते हैं कि टीम का जो है वो कोविड का पॉजिटिव उसका आया है, तो बहुत सारी सिचुएशन गंभीर हो गई है। लेकिन फिर भी अब लगता है ट्रेंड बदलना शुरू हो रहा है अरमला। ट्रेंड बदलना शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। कम से कम क्रिकेट शायकीन थोड़ा बोर हो रहे थे, टॉस जीत के ही लोग कहते थे जी अब तो मुश्किल हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हुए आपने उस्मान की चूंकि बात की, बड़ा जबरदस्त खेले, पहला मैच था उनका, रमजान टूर्नामेंट से पिक हुए और कल 80 कर गए और बड़ी जबरदस्त शॉट्स उन्होंने खेली। उसके साथ साथ कल अमाद बट ने बहुत जबरदस्त 7 पे 27 बनाए थे, और आपको याद होगा एक ओवर में तकरीबन 31-32 रन बन गए आखिरी ओवर में जल्मी की तरफ से। सो ये कैसा एडिशन है, और ये जो यंगस्टर्स हैं आने वाले वक्त में जब हम T20 के वर्ल्ड कप को भी फोर्सी कर रहे हैं, तो ये कैसा एडिशन होगा पाकिस्तान के स्क्वाड्स के अंदर और कैसा टैलेंट है ये, इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए इमरान, अब तक तो फास्ट बॉलर्स, यंग फास्ट बॉलर्स सामने आ रहे थे, शाहनवाज दानी, मोहम्मद इमरान, उसके अलावा मोहम्मद वसीम, शुमार फास्ट बॉलर सामने आ रहे थे। लेकिन अब कल एक बैट्समैन भी, नया बैट्समैन उस्मान खान की सूरत में सामने आया। ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं और ये यूएई में भी गए थे क्रिकेट खेलने। ठीक है, मिर्जा साहब का राब्ता थोड़ा सा इशू आ रहा है इंटरनेट का। स्काइप की परफॉर्मेंस आगे ग्लैडिएटर्स की तरह हो गई है। आगे मिर्जा साहब, मिर्जा बोलिएगा। लेकिन इसमें उस्मान को जो है वो यंग है, उसने कल बगैर किसी प्रेशर के परफॉर्म किया। तो पहला बैट्समैन है जो सामने आया है इस पीएसएल के इन 14 मैचेस में जो यंग है, जो अपकमिंग है। बाकी तो परफॉर्म कर रहे हैं, वो तो सीजन कैंपेनर है, लेकिन ये पहला बैट्समैन जो सामने आया है। मैं समझता हूँ कि हमें इन यंगस्टर्स को एनकरेज करना चाहिए और इनको पॉलिश करना चाहिए ताकि इन फ्यूचर दे कैन प्रूव एन एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक हो गया। मिर्जा साहब, आज के मैच पे कमेंट कर दें, क्योंकि शाम में तो वैसे हम आपसे बात करने ही वाले उस हवाले से, लेकिन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आज मैच होने वाला है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा? मैं तो इन्हीं को रिवायती हरीफ कहता हूँ, बिकॉज़ अरमला एंड इमरान, ये वाली लड़ाई होगी अब। आज अरमला थोड़ी सी जो है ना, आज इनकी एनर्जी कुछ कम नजर आ रही है। इमरान की एनर्जी तो वही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पहले ही घबराई हुई है। ये हुकूमत और ओपोजिशन वाला काम है ना, ये पहले ही घबराई हुई है कि हम हार जाएंगे, इसलिए घबराई है बिला वजह।
लेकिन अच्छा मैच एक्सपेक्टेड है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान, क्योंकि दोनों टीमों की पोजीशन ऐसी है, 6-6 पॉइंट दोनों टीमों ने हासिल किए। 4 टीमें जो 6-6 पॉइंट हासिल कर चुकी हैं, उनमें लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 6-6 लिए। आज जो भी टीम मैच जीतेगी उसके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, और आपको पता है कि हर टीम को 10-10 मैच खेलना है। इस मैच के बाद हर टीम के 5-5 मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी है दोनों टीमों के लिए कि लाहौर कलंदर्स कैसा परफॉर्म करती है, और जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने कामयाबी हासिल की कराची किंग्स के खिलाफ, लगता ही है कि थोड़ा सा उसको एडवांटेज हासिल होगा। क्वेटा रिकवर कर पाएगा जो डैमेज शुरू में हो चुका? कल वैसे जीत तो लिया उन्होंने, रिकवर कर पाएगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आपको लगता है? मुश्किल नजर आ रहा है इमरान। हालांकि सरफराज अहमद अपनी टीम को उठाने की कोशिश में मसरूफ है, उन्होंने 2 मिस सेंचुरी बनाई, कल वो फेल हो गए। अब कॉम्बिनेशन क्वेटा ने डिफरेंट ट्राई किया है, वीवन रिचर्ड नहीं आ सके, उनके मेंटोर जो एनकरेज करते थे, फिर क्रिस गेल चले गए, तो क्वेटा को भी मुश्किल है। टॉम बेंटन का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्वेटा के लिए मुश्किल तो है। लेकिन आप T20 क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते। अभी लंदन प्रीमियर लीग हुई थी, वहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम गॉल ग्लैडिएटर्स के नाम से खेली थी, इब्तिदाई 5-6 मैचेस हारने के बाद फाइनल तक पहुंच गई। तो T20 क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन मौजूदा हालात के तनाजुर में मुझे लगता है कि क्वेटा के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो टॉप 4 में आ जाए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब आपका कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग तर्जिया दिया। शाम में आपसे फिर मुलाकात होगी, आपको हम थोड़ी देर के लिए ऑफ करें। और ये तो जस्ट एक चंक है क्रिकेट का जो कि लाजमी हम सुबह सुबह बात करते हैं, लेकिन शाम को 5 से 7 जोश जगादे आप देखते हैं जिसमें हम इन डिटेल एनालिसिस लेकर आते हैं। और इस पे आज हमारा फोकस वैसे रहेगा जो कोविड की सिचुएशन है, विद दैट ऑब्वियसली शादाब वर्सेस सुहेल, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द सेलिब्रेशंस। ओह यस, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब एक बार फिर आपको मालूम है, हम सहरा नवर्द के खतूत आपको दिखाते हैं। और आज सहरा नवर्द अपने दूसरे खत के अंदर, खत इनफैक्ट पहला ही है, उस खत का दूसरा हिस्सा कह ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसमें वो मरियम नाज से मिले थे जो कि मशहूर सिंगर हैं थर की। और उन्होंने एक तो अपनी गायकी से हमें बताया था कि गायकी उनकी कितनी अच्छी है। आज हमने कुछ उनके रहन सहन के बारे में भी जानना है, और दूसरा ये कि थर की सुनहरी रेत, खूबसूरत बोर और वहाँ पे माहौल क्या है, ये तो हम देखेंगे ही आज के सफ़र एशर। मैंने इंसान के दिल में झांका एक छोटा सा कुआं, जिसमें अक्से महवंजुम के सिवा कुछ भी न था। मैंने चुल्लू में लिया कुछ पानी, और बलाएं 2 जहां की नजर आईं मुझको। सहरा नवर्द के खतूत के सिलसिले के पहले खत में आपने थर की मरियम नाज जैसी बड़ी फनकारा को देखा था। खत के इस दूसरे हिस्से में इस फनकारा को देखिए कि इसकी गुजर बसर कैसी होती है। इस किस्त के आखिर में हमारी एक अपील जरूर सुनिएगा। मरियम, सबसे पहले आप जरा ये बताएं कि ये बच्चे प्यारे से ये हमारे भाई के बच्चे हैं। अच्छा, ये आपके भाई के भतीजे हैं? भाई के बच्चे हैं, ठीक है। ये कहते हैं, इनका नाम क्या है? शकील भाई। शकील लड़का है शकील भाई। शकील भाई, फिजा भाई। फिजा भाई, अच्छा ठीक है। तो आपके अपने कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। आपके अपने 6 बच्चे हैं? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनमें से कोई स्कूल जाता है, पढ़ता है या नहीं पढ़ते? मेरा तो एक लड़का पढ़ता है, दूसरा तो पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, जी हाँ। तो क्या वजह है? वो खुद नहीं पढ़ता या? वो खुद नहीं पढ़ता। मैं तो बोलती हूँ, वो नहीं जाता है। वो बोलता है मुझे मास्टर मारता है, मैं नहीं जाता हूँ। अभी स्कूल का बोल के जाता है, फिर निकल जाता, भाग के जाता है। अच्छा, ये एक कमरा है? ये हमारा कमरा है जो खाना पचाता है इसमें। ये हमारे खाने वाली है। ये कौन है?
ये मेरा भाई है। आप भाई हैं, क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक ठाक हैं आपने। ये उनके बच्चे थे जो आपने नहीं, वो बाजे वाले के बच्चे थे। अच्छा, बाजे वाले के। 3 वाले भाई है। ठीक है, ठीक है। आपके जो शोहर हैं वो फोत हो गया, 5 साल हुए। तो आपका जितना भी ये अभी खर्चा वगैरह है या मैं खुद ही चलाती हूँ, गुर्बत है। अभी गाना गाती हूँ, राजू गोठू में जाती हूँ, बस ऐसे ले। वो उसी से गुजारा होता है? जी, उसी से। मरियम आए। ये अभी सोने की जगह है। ये सोने वाला जगह है? सोने वाले कमरे इसको बोलते हैं। अभी हमारे तो हम बोलते हैं हमारे बड़ा कमरा है। जी जी। अभी ऐसा कमरा है, आप देखिए। आए आए आए। नहीं, गरीबों का है जी बस। लेकिन आप बड़े दिल की खातून हैं आपकी मेहरबानी है। आप नेक खातून हैं। जी हाँ। मतलब ये सबसे बड़ी बात है जी हाँ। कि आप बड़े दिल की खातून हैं और आप नेक खातून हैं। बाकी ये चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, ऊपर वाला देगा, कभी देगा। हमारे को। हाँ, कभी जरूर आपका। अभी तो मेरे पास दुख है, अभी कोई दिन ऐसा आएगा मेरा दुख चला जाएगा और सुख आ जाएगा। सुख आ हो जाएगा। सकता है अल्लाह करे कि आपके बच्चे आगे इस काबिल हों कि वो आपको, आमीन, आमीन। तो इंशाल्लाह जरूर काबिल होंगे। आए आए मरियम। मरियम, ये जो बाजे बजाने वाला मेरा भाई है, वो उसका कमरा है। अच्छा, अब ये जो घर है, जी हाँ। ये जो आप रहती हैं, जी हाँ। तो आपके जो बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं ना? जी हाँ। तो मरियम, आपका कौन सा है? ये आपका ये है? मेरा ये आपका ये मैं है? एक में इधर बैठती हूँ, ये मेरे भाई का है। ठीक है, वो बड़े बच्चे का है, ठीक है, उसके छोटे का ये है, ठीक है, उससे छोटा वो मेरे साथ रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक ही घर में मुख्तलिफ खानदान या जी, जी, फैमिलीज जो हैं हमारे ही खानदान का है। आप ही खानदान के जी। रहते हैं? मेरे बच्चे, मेरे भाई है, ठीक मेरे है। बहू है। मरियम, मेरे मैंने साथ देखा है कि यहाँ पे छोटे छोटे वो जो कुत्ते के बच्चे आपने रखे हुए हैं, जी, छोटे छोटे बड़े प्यारे प्यारे हैं। प्यारे प्यारे वो बुलटाक बच्चे कुत्ते के। तो आपने खुद रखे हुए हैं? हाँ हाँ, मैंने पाला है। वो इधर ही आपके बच्चों से खेलते रहते हैं और बच्चों से वो खेलते रहते हैं, छोटा। हाँ, प्यारे हैं, बहुत प्यारे। जी हाँ। तो वो ठहराती थी, मेरे पास बहुत पैसे है उसके लिए, किस किया? उधर ही खड़ा हो गया। क्या चीज, ये वाला? हाँ, ये कमरा। ओहो, या बनाना चाह रही थी, जी हाँ। लेकिन फिर वो पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म हो गए, सिर भी खत्म हो गई, क्या खत्म हो गई? ईटू। ईट खत्म हो गई। हाँ, वो साल खत्म हो गई। ठीक 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 ठीक। चलें, अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह, जरूर आपका ये आमीन, आपकी पक्का दुआ से। मकान बनेगा। और आप जो हैं वो थर की एक, मैं ये कह सकता हूँ कि आप फ़ख्र हैं जी हाँ। थर का। और कई दफ़ा फ़नकारों की हम पजीराई करते हैं, उनको कोई दर्जा देते हैं, कई दफ़ा मुआशरा नहीं भी देता, लेकिन उससे फ़नकार की बड़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़नकार तो बड़ा है, तो आप तो एक बड़ी खातून है और नेक खातून है। ये अभी क्या बना रहा है मरियम, कुछ आपको आइडिया? ये खेलता है बच्चा। ये खेलता है? ये एक ये यहाँ सर का जो बरसात पड़ती है ना, हाँ। वो वारी पुस जाती है, हाँ। उसके भोंगले उठाते हैं, वो वारी में रात खेलते हैं बच्चे। हाँ, वो वारी वाला मुझे तो आप मरियम, मुझे एक बात बताएं, आप बच्चों को डांटती या गुस्सा तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं होती? कभी तो कभी तो होता है, कभी बहुत शरारत करते हैं। गरीब है, तंग होती हूँ तो फिर हाय, हाय, बोलती हूँ। हाँ, फिर तो है, फिर शरारत करते हैं। चलें, आए मरियम। ये वारी वाला एक आपको थोड़ा सा हाँ। गीत सुनाती हूँ, हाँ, ढोलक के बगैर। जरूर जरूर। छाया वारी जा घरड़ा हो वठ मोहब्बत जा मियणा, ओ छाया वारी ते घरड़ा हो वठ मोहब्बत जा मियणा, हो अल्लाह मुंहिंजे बचपन जा ॾींहड़ा, रब कर मोटी अचां, हो अल्लाह मुंहिंजे मौज भरिया ॾींहड़ा, रब कर मोटी अचां। वरी छा थो चई, नंढड़ा ॿार रांदि रहनि था, गॾु खाधोसीं मिठड़ा हो वरी पीतोसीं सुहिणा, ओ अल्लाह मुंहिंजे रांदनि जा ॾींहड़ा, रब कर मोटी अचां। मरियम, इसका मतलब भी बता दें। ये मतलब है छोटा बच्चा है, इससे अभी रांद खेलता है, ये वारी थे, ये अभी आप मैं बोलती हूँ, अभी मेरा जो वक्त है अभी इस तरफ आए जाए तो मैं रांद खेलूँ,
मैं अभी इतनी बड़ी हूँ, अब मुझे सोच है। हाँ, अब मैं सोच, छोटी थी तो अब सोच नहीं था। अब फिक्र है, अब परेशानी है। हाँ, परेशानी है। तो जब छोटा था तो परेशानी नहीं वो थी। दिन मुझे ये यादगिरी आती है, इसको देखती हूँ ना, वो दिन याद आते हैं। वाह 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 वाह। मरियम, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने ये जो पहने हुए हैं, ये यहाँ पे थर के हैं? थर के है, सखावत के है, चुंबक वाले। खूबसूरत है। हाँ, खूबसूरत है। अपनी थर की ये सखावत है, सखावत वाले कपड़े है। अच्छा। तो ये सारा थर के हैं। ये इसको कहते क्या है? कोई खास नाम है इन कपड़ों का या कोई? ये मारवी का वेश है, गज। मारवी, अच्छा। ठीक। मारवी का वेश गज है, थर का है, बांधने गज। इसका ये बताइए कि ये कौन बनाता है, यानी इसको कौन मतलब ये आप खुद तो नहीं बना सकती ना, तो ये किस तरह मतलब कौन बनाता है? ये थर में बनाते हैं, लेडीज बनाते हैं, मुक्के से बनाते हैं, ये टिक्कू से बनाते हैं, आपके हाथों की मेहनत करते हैं। और मरियम, ये महंगा होता है? जी हाँ। ठीक है, तो 3000, 4000, 5000। अच्छा, हाँ। ठीक। तो आपने ये लिया हुआ है ताकि ये कभी कोई परफॉर्मेंस हो या किसी जगह पे किसी फंक्शन में जाना हो तो आपने ये कपड़ा, हाँ, उधर पैसा मिला, हाँ, तो आपने ये ले लिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कभी आपने सोचा कि खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी लाइलाज दिमागी बीमारी हो और आपके दिमाग में एक छोटी सी मसनूई सिलिकॉन चिप लगाकर आपकी ज़िंदगी बच जाए और आप एक खुशहाल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, तो आपके चेहरे पर तासुरात कैसे होंगे? आपको ये बिल्कुल कोई फिल्मी सीन लग रहा होगा, मगर पाकिस्तानी निजात कैनेडियन साइंसदान डॉक्टर नवीद इमाम सैयद ने एक ऐसी मसनूई चिप ईजाद की है जिससे आप चाहे आप किसी नशे की लत में मुब्तला हैं या मिर्गी है, राशा जैसी जो आसाबी बीमारियां, उनका इलाज मुमकिन होगा। इस चिप के जरिए दिमाग का ताल्लुक कंप्यूटर के साथ जुड़ेगा और डॉक्टर साहब की जानिब से ये भी दावा किया गया कि ये चिप इंसानी दिमाग के खुलियों को सुनकर जवाब भी दे सके। बिल्कुल, ये चिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की दुनिया में एक इनकलाब तस्वुर की जा रही है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवीद सैयद की बात करें तो प्रोफेसर नवीद इमाम सैयद पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर अटक में पैदा हुए हैं। डॉक्टर नवीद इमाम ने कराची से बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है और फिर लीड्स यूनिवर्सिटी से न्यूरो सर्जरी में PhD की है। डॉक्टर नवीद सैयद ने 130 से ज़ायद तहकीकी मकाले भी लिखे हैं जो मारूफ साइंसी जराइद में शाये हुए और कई दर्जन ईजादात और ईजादात के अलावा कई और ऐसी चीज़ें क्रिएट की जो कि इस वक्त दुनिया भर में सराही जा रही हैं। डॉक्टर नवीद सैयद इस वक्त मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने CM डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑटोनॉमी एंड सेल बायोलॉजी रिसर्च डायरेक्टर HBI के साथ 10 साल तक भी खिदमत सर अंजाम दी हैं। सन 2017 में डॉक्टर नवीद इमाम सैयद को कनाडा की 150 बरस की तारीख में उन अहम शख्सियात में शामिल किया गया जिन्होंने कनाडा की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। उनकी खिदमत के एतराफ़ में उन्हें 150th अवार्ड से भी, सेनेट 150th अवार्ड से भी नवाजा गया और इसी बरस उनको हुकूमत पाकिस्तान ने भी तमगा इम्तियाज़ से नवाजा है। बहुत बड़ी शख्सियत हैं रिसर्च के हवाले से, ख़ास तौर पे हमने कहा कि रोबोटिक्स की दुनिया में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि आने वाला वक्त उसका है। डॉक्टर नवीद एक परचम थामे हुए हैं एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। वी हैव द ऑनर टू हैव डॉक्टर नवीद। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सच अ ग्रेट अचीवर यू आर एंड सच अ ग्रेट इंस्पिरेशन यू आर। मुझे यकीन है कि हम आपके तारुफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं बता सके कि जो मौजूद होंगी, लेकिन जो हमसे मुमकिन हुआ हमने बताया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं इज़हार तशक्कुर करूँगा आपके एक्सप्रेस न्यूज़ का और आप दोनों का भी, और इस सआदत का, और जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन किया मैं तो सिर्फ मोहताज हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया। इस हवाले से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी हम सबसे पहले इस जो हमने इंट्रो में भी आगाज़ किया था कि इस मसनूई सिलिकॉन चिप के हवाले से हम बात करेंगे। हाउ डज़ इट वर्क? आपने इस पे जो वर्किंग की या इसके जो फ़वाइद हैं और जिस तरह से आप जिन बीमारियों का जिक्र करें, इनका डायरेक्टली ताल्लुक दिमाग से होता है। सो हाउ डज़ इट वर्क? देखिए, यानी 20 साल की तहकीक के बाद हमने ये उस दौरानिये में कोशिश की कि किसी तरह से दिमाग के जो असरार और रमूज़ हैं कि ये किस तरह से काम करता है, उनकी थोड़ी सी गहरा कुशाई की जाए, उनको समझा जाए। अब देखिए, आपके दिमाग में जो है वो यानी गैलेक्सीज में जितने स्टार्स नहीं हैं, जितने आपके ब्रेन सेल्स हैं,
तो कोई भी छोटा सा अमल हो, चाहे वो एक सिंपल रिफ्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स मोटर पैटर्न्स हो, लर्निंग हो, मेमोरी हो, उसके लिए बहुत सारे ब्रेन सेल्स जो है वो आपस में तालमेल करते हैं, तब हम जाके वो काम कर पाते हैं। तो हमने ये कहा कि ब्रेन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कोई ऐसी टेक्निक डेवलप करें कि जिससे हम लार्ज नेटवर्क्स ऑफ ब्रेन सेल्स को मॉनिटर कर सकें। तो लोग हम पे हंसते थे कि ये मुमकिन नहीं है कि तुम कोई सेमीकंडक्टर चिप की शादी जो है वो दिमाग के साथ कर दो, दिमाग के सेलों के साथ कर दो, इस तरह से कि वो एक दूसरे से गुफ्तगू शनीद कर सकें, बात कर सकें, यह नामुमकिन नहीं है। तो हमने इसको कहा कि हम इस नामुमकिन को मुमकिन इंशाल्लाह बनाएंगे। दूसरी बात देखिए ये कि अगर खुदा न खास्ता किसी का दिमाग इंजर हो जाता है, चाहे वो पार्किंसंस की डिजीज हो, अल्जाइमर्स हो, स्ट्रोक है, ट्रॉमा है, इंजरी की वजह से, तो वो जो ब्रेन सेल जिनकी डेथ हो जाती है वो दोबारा कभी ग्रो नहीं कर पाते, ना ही दिमाग में वो सलाहियत है कि उन सेल्स को दोबारा ग्रो कर सके। जैसे आपके खून डेवलप हो जाता है, मसल्स रीजेनरेट कर जाते हैं, तो ब्रेन रीजेनरेट नहीं कर सकता। तो हमने बड़ी काविशों के बाद, 10 साल की मुशक्कत के बाद, एक ऐसी सेमीकंडक्टर चिप हमने डेवलप की कि जो ब्रेन सेल से ममासलत रखती है, उनके काम से ममासलत रखती है। जैसे ब्रेन सेल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो हमने वो चिप को इस तरह से ब्रेन सेल से मुत्तसिल किया कि वो ब्रेन से बात कर सकती है, ब्रेन सेल से बात कर सकती है और ब्रेन सेल उससे बात कर सकते हैं। तो देखिए ये एक बहुत अहम स्टेप था कि जिन लोगों के बाजू कट जाते हैं, टांगे कट जाती हैं, उनका ब्रेन तो इंटैक्ट है लेकिन उनके जो आज़ा हैं वो नहीं है। तो अगर आपने कभी भी मसनूई आज़ा किसी में लगाने हैं तो उसको आप ब्रेन से कैसे पेयर करेंगे? तो ये ब्रेन चिप जो है ब्रेन में जब इम्प्लांट हो जाए तो ना सिर्फ ये कि ब्रेन सेल्स की एक्टिविटी को पिक करके समझ के वो फिर रिमोट कंट्रोल बन सकती है, जिससे आप अपने मसनूई आज़ा को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये इसमें कोई शक नहीं है, अभी जब आपने समझाया है तो ये तो बहुत ही बड़ा इनकलाब है माशाल्लाह, कि आप यू नो व्हेन यू आर रीडिंग समवन्स ब्रेन एंड अ चिप दैट कैन कम्युनिकेट टू द ब्रेन व्हिच कैन रिसीव द सिग्नल्स एंड फिर उसको आप न सिर्फ वो ट्रांसमिट कर सकती है बल्कि आगे चल सकती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो इससे तो अब ये लगता है कि बहुत सारी जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं, दिमागी बीमारियों के अलावा डिसेबिलिटीज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस जो चिप की प्रोग्रामिंग है वो फिक्स प्रोग्रामिंग है या फिर उसको पर्सन टू पर्सन चेंज किया जा सकता है, और विद द टाइम इसमें कौन सी इनोवेशंस हैं जो कि आप प्लान कर रहे हैं और आगे आ सकती हैं? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए आमतौर पे एंकर ऐसे सवालात करते नहीं हैं। तो देखिए हमने जो इस टेक्नोलॉजी को अब ह्यूमंस में इम्प्लांटेशन के लिए हम लेकर आए हैं, तो आपको तदरीजी मराहिल से गुजरना पड़ता है। आप एनिमल्स पे रिसर्च करते हैं, फिर लाइव एनिमल्स पे रिसर्च करने के बाद उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये क्या सेफ है, ऐसा तो नहीं है कि ये नुकसान पहुंचा दे और भी ज़्यादा। तो हमने देखिए वो बच्चे जिनको एपिलेप्सी होती है, जिसको ये मिर्गी कह लें आप, वो जब कोई भी दवा उन पे असर नहीं करती तो सर्जन जो है वो ये डिसाइड करता है कि इसके ब्रेन की वो हिस्से जहाँ से ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स निकल रहे हैं उनको जाके हम सर्जिकली रिमूव करते हैं। लेकिन उस जगह का तयन बड़ा मुश्किल है। वो ऐसे ही है जैसे बादल चमक रहे हैं, बिजली है, आपको मालूम नहीं कि बिजली कहाँ से चमकेगी, तो वो सर्जन्स को अंदाजा नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि वो स्कैलप के ऊपर जो है सर्जिकली इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करते हैं। बच्चा 30 फुट के केबल से अस्पताल में होता है, 1 हफ्ते तक रहता है। जैसे ही वो सीजर्स होते हैं तो वो मॉनिटर करके ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये सीजर कहाँ से आ रहे हैं और फिर वो सर्जरी करते हैं। तो हमने जो चिप डेवलप की वो आम इलेक्ट्रोड से 300% ज्यादा सेंसिटिव है। हमने उसको MR कंपैटिबल भी बना दिया और हमने उसको वायरलेस भी कर दिया। तो बच्चा घर चला जाता है और जैसे ही उसको सीजर्स होते हैं तो उसके ब्रेन की पूरी एक 3D इमेज क्रिएट होती है इलेक्ट्रोड की पोजीशन को शो करते हुए, और वो फौरन ही सर्जन को बता देती है कि इस बच्चे को 1 हफ्ते में 20 या 25 सीजर्स हुए हैं, जिनमें से ये एग्जैक्ट पॉइंट है यहाँ से ये सीजर्स आ रहे हैं, आप जाके उसको सर्जिकली रिसेक्ट कर दें। तो वो सर्जिकल प्लान भी सर्जन के लिए बना देती है। तो देखिए इसकी इम्प्लीकेशंस जो है वो इस किस्म की डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक, कि जो बच्चे हाइपर एक्टिविटी है, जिनको ADHD है या ऑटिस्टिक हैं, उनकी भी ब्रेन सेल्स की आप रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और इस आपने जो सवाल किया था
इस चिप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये ब्रेन सेल के साथ इस तरह से मुत्तसिल हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कि उसके साथ साथ ही अडॉप्ट करती चली जाती है ताकि जो है आपका उसका मुत्तसिल होना वो कार फर्म। जबरदस्त जबरदस्त है, सच अ ग्रेट आइडिया। और ये मेरे ख्याल से जैसे भी अब बात भी कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनको बाय बर्थ को इश्यूज होते हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं, वो भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अगर हम पहले हमने जैसे मिर्गी, राशा, इस तरह की डिजीज़ का जिक्र किया, और नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है कि ये बीमारियाँ लाइलाज हैं या फॉर द लाइफ टाइम चलती हैं। अगर हम बीमारियों के हवाले से बात करें तो कौन सी सी जो कह लें साइकोलॉजिकल या बीमारी दिमागी ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज हैं जो लाइलाज हैं और उनका इलाज इस चिप के जरिए मुमकिन बनाया जा सकता है? देखिए, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो किसी वजह से खुदा न खास्ता बच्चे की पैदाइश के वक्त हुए, तो अगर आपकी वायरिंग ही प्रॉपरली नहीं है तो उनके ऊपर कोई भी चीज़, किसी किस्म का डिवाइस इम्प्लीमेंट करना वो अभी मुमकिन नहीं है। वो ऐसा ही है, समझ लीजिए कि अगर आपका बल्ब फ्यूज हो गया तो आप बल्ब तब्दील कर सकते हैं, स्विच काम नहीं कर रहा तो स्विच को आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन अगर वायरिंग ही ना हो तो खाली बल्ब के और स्विच के होने से आप कुछ कर नहीं सकते। तो लेकिन बाद से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, यानी हमारी चिप के जरिए से हम वो इलाके ब्रेन के जो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, जैसे स्ट्रोक में ए हिस्सा जो है बी से डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसको हम बाईपास कर सकते हैं चिप के जरिए से। तो उसमें ये कि सेल्स तो मौजूद हैं, उनकी कनेक्टिविटी जो है वो खो चुकी है या लॉस हो चुकी है। इसको दुनिया में जैसे टाइम मैगजीन में कवर पे और डिस्कवरी चैनल, इन सब ने इसको सराहा है। उसकी जो सबसे अहम बात यही थी कि हमने लर्निंग और मेमोरी का जो प्रोसेस है, आपकी जो याददाश्त का जो प्रोसेस है, उसको भी हमने जो है वो चिप सिमुलेट कर दिया था। तो उससे ये अंदाजा हो सकता है कि आप मेमोरी भी फ्यूचर में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली मतलब बिल्कुल आपने ये तो आखिरी पॉइंट तो और भी इंपॉर्टेंट है मेमोरी के हवाले से। टेक्निकली यानी कि तमाम एस्पेक्ट्स का ख्याल रखा गया है कि जितना ज़्यादा इसको कहना चाहिए कि इसकी सिंक्रोनाइजेशन की जा सकती है एक ब्रेन के साथ, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि ह्यूमन क्रिएशन के अंदर भी सबसे जो ज़बरदस्त क्रिएशन है वो इंसान का ब्रेन है, जिसके ऊपर पूरी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। अब आम देखने वालों के लिए क्वेश्चन है, एक तो ये कि अगर ये चिप हम पाकिस्तान में बात करते हैं, पाकिस्तान के शहरियों को किस हद तक हेल्प करेगी? आपका ताल्लुक अटक से है, पाकिस्तान से है, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव केम टू नो कि आप इस्लामाबाद के अंदर कोई नॉलेज पार्क बनाने का इरादा रखते हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा रखते हैं, तो इस हवाले से भी ज़रा हमें बताइए, बिकॉज बीइंग पाकिस्तानी वी सो वांट इसका फ़ायदा हमें भी हो। देखिए, मुझसे अक्सर लोग यही कहते हैं कि आप क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं, काविश, कि इसको पाकिस्तान में आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करें। देखिए, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। वाह वाह वाह। हम सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। देखिए, हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, ये हमारी माँ है। माँ देखें, डायपर में भी हो तो माँ होती है। इसका एक और शेर भी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा होना, लाइटर नोट, घर कोई और पहुंचता है हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। क्या बात है। सो देखिए इसी में जो है हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को इस्टेब्लिश करें। हालांकि देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन वो इनफरादी बिखरे हुए हैं सब कंपोनेंट्स। तो हमने इस्लामाबाद में मरी एक्सप्रेस वे पे हमने ओवर 60 एकड़ लैंड परचेज किया, और उसमें हमारा इंशाल्लाह इरादा यह है कि वी क्रिएट ए वन स्टॉप शॉप, जिसको हमने नॉलेज मॉल का नाम दिया है, और उसका नाम यही है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो उसमें जो है हम तमाम शोबा हयात को, चाहे वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, रोबोटिक्स हो, चिप फैब्रिकेशन है, ड्रग डेवलपमेंट है, डिस्कवरी, और तमाम जो इवन एरोनॉटिकल स्पेस है, सबको हम एक जगह ले आए। जो सेंट्रल डोम हमने उसका क्रिएट किया है वो वही है कि जैसा मुसलमानों के जब हमारा तुर्रा इम्तियाज था गोल्डन एज में, हम उसको रिकैपिचुलेट करें, उसको पाकिस्तान में दोहराएं कि आपको कहीं जाना ना पड़े। माशाल्लाह हमारे पास ज़हीन बच्चे हैं पाकिस्तान में, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, उनको हम ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करें कि जो वो एक ही जगह पे बैठकर एक दूसरे के साथ मिलकर इंटरडिसिप्लिनरी। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। और अब सुबह सुबह हमने आपको बहुत सारी बातें बता दी, अब आपकी फिटनेस की बारी आ चुकी है और फिटनेस में होती है, चलें खड़े हो जाएं और शुरू। खड़े हो जाएं। ऐसे थोड़ी होता है। फिटनेस के हवाले से हमारे साथ खुशबक भट्ट हैं, वो हमें बताएंगी कि सुबह सुबह कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ओवर टू यू खुशी। थैंक यू उर्मिला। आज मैं व्यूअर्स को कोर की एक्सरसाइज, एब्स की एक्सरसाइजेज बताऊंगी, जिसमें कोर फंक्शन ट्रेनिंग होगी। लाइक मोस्टली विल डू विद रेपिटेशन, नॉट रेपिटेशन बट विद टाइमिंग। हमने फ्लोर पे जाना है, लाई डाउन ऑन योर बैक, लेग स्ट्रेट रखने हैं, हैंड्स जो हैं हिप्स के अंडर रखने हैं और लेग रेजेस। नीचे जाते हुए ब्रीद इन करना है, ऊपर जाते हुए ब्रीद आउट करना है। थोड़े से हिप रेस करने हैं, ब्रीद इन, breathe out, breathe in, breathe out. For modification for people जो नहीं कर सक रहे, इनके लिए easy नहीं है, for beginners, आप फ्लोर पे रख लें legs and half lift करें and floor पे, head on the floor as well and relax. Breathe out, breathe in. Second exercise is alternate knee tucks. और जो beginners हैं वो फ्लोर पे रख के कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज वुड बी बाइसिकल्स। सेम modification on the floor, legs on the floor, elbow to knee, breathe out as you tap your elbow towards your knee, breathe out. थर्ड वन इज नी टक्स। आपने बैठ के नी टक्स करनी है, हिप्स पे बैठना है, टक योर नी इन एंड ब्रीद आउट, स्ट्रेच योर लेग्स एंड ब्रीद इन। ओके, जो फ्लोर पे एंड देन डाउन फॉर बिगनर्स। लास्ट वन वुड बी प्लैंक होल्ड, जिसमें हम स्लाइटली शोल्डर्स को आगे लेके जाएंगे फिर पीछे लेके जाएंगे एंड बैक, forward and back. Slide your shoulders forward, tuck your stomach in, hips tight and breathe out. ये 5 exercises हैं guys, जो आपने 20 seconds on, 10 seconds off करने हैं। ये at least 5 minutes का राउंड होगा, जो आपने 2 बार रिपीट करना है। 5 minutes, then 2 minute rest, 5 minutes, then 2 minute rest, 5 minutes and 2 minute rest. तो ये आपने 15 minutes की एक्सरसाइज करनी है। आपकी एटलीस्ट 3 times a week आप हिट कर सकते हो एंड यू फील योर कोर बर्निंग और थोड़ी लीन होती जाएगी। सो प्रैक्टिस दिस एट होम और आपको इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा एंड यू फील। थैंक यू वेरी मच खुशबख्त, आपने हमें सुबह सुबह एक्सरसाइज बता दी और हम कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिस। एक आखिर और अब वक्त हुआ है हमारा आपसे इजाजत लेने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी, हाँ 3 घंटे की छुट्टी है हमारी, आपकी भी 3 घंटे की छुट्टी है। शाम 5 से 7 बजे तक हमारी PSL की खुसूसी ट्रांसमिशन आएगी और एक्सप्रेसो में कल आपसे सुबह मुलाकात होगी। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। यूनाइटेड वी विन। लाहौर कलंदर्स। अल्लाह हाफिज।